गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो है कि हम आपका क्लास 7th का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर जो है कि है आपका हॉकी के युग पुरुष ध्यानचंद। ठीक है, ये हम आपका वहाँ से छोड़े थे जहाँ पे इन एड़ी चोटी का जोड़ लगा के जर्मन टीम भी सफल नहीं रहती है। यहाँ तक हम आपको पढ़ाते हैं। तानाशाह हिटलर की टीम थी और 8-1 से इन्होंने जो है कि हराकर विजयश्री प्राप्त की, इन्होंने और इनके भाई रूप सिंह ने। ठीक है, और कह रहे हैं कि ध्यानचंद की हॉकी की जादूगरी देख के दर्शक मुग्ध हो गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देख के सब लोग उन पर मोहित हो गए। ध्यानचंद अपनी स्टिक से गेंद लेकर जब विपक्षी गोल पर झपटते तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास न होता। और कह रहे हैं जब वो अपनी हॉकी स्टिक लेके जो है कि जब विपक्षी टीम पर दौड़ते थे तो लोगों को विश्वास नहीं होता था अपनी आंखों पर। लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक के बारे में आपत्ति की और लोगों ने फिर जो है कि विरोध किया कि इनकी हॉकी टीम में ही कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यह जीत रहे हैं। ठीक है, और उन्हें भ्रम था कि अवश्य उनकी स्टिक में ऐसी कोई वस्तु है जो गेंद को अपने साथ चिपकाकर आगे ले जाती है। और उन लोगों को विश्वास था कि उनकी गेंद में ही ऐसा कुछ आकर्षण है जिससे गेंद उसकी तरफ आकर्षित होती है और वो लेकर अपना आगे बढ़ती है। तो इनकी स्टिक तोड़कर देखी गई, उन्हें स्टिक बदलकर खिलाया गया, लेकिन वह जादू ज्यों का त्यों बरकरार रहा। और कहते हैं इनकी स्टिक को भी तोड़ा गया और तो और इनको दूसरी स्टिक दी गई और उस स्टिक से खेलने को कहा गया, लेकिन इनका जादू ज्यों का त्यों बरकरार रहा। हिटलर ने ध्यानचंद के खेल पर मुग्ध होकर इनका विशेष सम्मान किया और हिटलर जैसा तानाशाह इनके खेल को देखकर वो बहुत खुश होता है और इनको विशेष सम्मान देता है। इन्हें अपनी सेना के ऊंचे पद पर नियुक्त करने का प्रलोभन भी दिया और तो और उसने इनका जो सम्मान किया उसके साथ साथ उसकी मंशा थी कि वो उनके सेना में उच्च पद पर नियुक्त हों, इसका वो उनको प्रलोभन भी देता है। लेकिन ध्यानचंद को तो अपने देश से, अपनी माटी से प्यार था और वो एक सच्चे देशभक्त थे, जिसके कारण उन्होंने उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समस्त प्रलोभनों को अत्यंत विनम्रतापूर्वक ठुकराया और वो ये नहीं कि गुस्से में या लड़ाई में, उन्होंने बहुत विनम्र भाव से उन बातों को उनके स्वीकार नहीं किया। आज अनेक खिलाड़ी चंद रुपयों के बदले में विदेशी टीम का प्रशिक्षक बनने या विदेशी टीमों की ओर से खेलने में संकोच नहीं करते। कह रहे हैं आज ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पैसों पे बिक जाते हैं, उसके बदले वह विदेशी टीम के प्रशिक्षक बन जाते हैं। विदेशी टीमों की ओर से खेलने में जरा संकोच नहीं करते, लेकिन अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति में रहते हुए भी आकर्षक प्रलोभन को ठुकराने वाले महान ध्यानचंद क्या निर्लोभिता का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। और कह रहे हैं अगर लोभिता की बात की जाए तो क्या आर्थिक स्थिति से भी बहुत अच्छे नहीं थे और मध्यम जीवन व्यतीत करते हुए मध्यम वर्गीय उन्होंने सारे आकर्षक और प्रलोभन को ठुकराया। क्या महान ध्यानचंद निर्लोभिता और के उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है कि आप लोभ ऐसा न करिए जिससे आपके देश को, आपके राष्ट्र को, आपकी माटी को जो है कि गौरव को ठेस पहुँचे। आप अपने देश के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए जिए, ये चीज़ का वो साधारण जीता जागता उदाहरण है। हम एक और बात पर विचार करें तो ध्यानचंद जिस समय शिखर पर पहुँचे वह पराधीनता का काल था। और कह रहे हैं हम एक बात पर और विचार करेंगे तो ध्यानचंद जिस समय शिखर पर पहुँचे वह पराधीनता का काल था, मीन्स गुलामी का काल था। वो जिस टाइम में हमारा देश गुलाम था उस टाइम में भी वो गुलामी स्वीकार करने को राज़ी नहीं हुए किसी और देश के लिए, जबकि कोई ऐसा साधारण आदमी होता तो वो ज़रूर राज़ी हो जाता। खिलाड़ियों को आज जैसा विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता था और कह रहे हैं उस टाइम में खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती थी। खिलाड़ी को सीमित साधनों में ही केवल अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपना स्थान बनाना होता था। और कह रहे हैं कि वही फैसिलिटी वाली बात है कि सीमित साधन होते थे, उसी में उनको अपना वर्चस्व स्थापित करना पड़ता था खिलाड़ियों को। भारतीय हॉकी टीम में हॉकी नहीं होगा, हॉकी होगा। ठीक है, ध्यानचंद कितने महत्वपूर्ण थे आंकड़े इसके गवाह हैं। और कह रहे हैं हॉकी टीम में ध्यानचंद की महत्ता आंकड़े के हिसाब से आप देख सकते हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। वर्ष 1932 में हॉकी टीम
338 गोल किए, इनमें से 133 गोल केवल ध्यानचंद ने किए थे। सन 1935 में भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। इस दौरान 48 मैचों में 201 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल 12 वर्ष तक नहीं हो सके थे। खेल विशेषज्ञों का मत है यदि वह खेल बाधित न होता तो भारत ध्यानचंद के करिश्मे से हॉकी में 2 बार और स्वर्ण पदक जीत सकता था। और कह रहे हैं विश्व युद्ध के कारण अगर ओलंपिक खेल अगर बाधित नहीं हुए होते तो उस 12 साल जो ओलंपिक नहीं हुआ वो जो है कि उसमें 2 बार और स्वर्ण पदक जीत के अपने हॉकी के करिश्मे से ध्यानचंद खुद लेके आए होते, क्योंकि तब हॉकी में ध्यानचंद के खेल की पूरी धाक जमी हुई थी। और कह रहे हैं हॉकी की में जो है कि ध्यानचंद की पूरी धाक जमी हुई थी। हॉकी खेल के क्षेत्र में की गई अमूल्य सेवाओं के कारण मेजर ध्यानचंद को सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। और हॉकी के खेल के क्षेत्र में इन्होंने जो अभिन्न कार्य किए, अमूल्य सेवाएं दी, उसके कारण मेजर ध्यानचंद को सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने सन 1961 से 1959 तक हॉकी के प्रशिक्षक के रूप में 69 तक हॉकी के प्रशिक्षक के रूप में देश की अमूल्य सेवा की। 4 दिसंबर सन 1979 को भारतीय हॉकी के इस युग पुरुष का देहावसान हो गया। और 1969 तक ये हॉकी के प्रशिक्षक के रूप में देश में रहे और अमूल्य सेवा की जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है। और 4 दिसंबर सन 1979 को ऐसा हीरा, ऐसा अमूल्य रत्न भारत ने खो दिया। ठीक है। मेजर ध्यानचंद ने न केवल हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक थे, वे श्रेष्ठ मानव भी थे। और कह रहे हैं ध्यानचंद केवल हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक नहीं थे, बल्कि वे श्रेष्ठ मानव भी थे। लोभ लालच तो उन्हें छू नहीं सकता था। साधारण व्यक्ति भी कैसे परिश्रम करके शिखर पर पहुंच सकता है, इसका वह जीता जागता उदाहरण थे। लोग कहते हैं फैसिलिटी मिले, पैसा मिले और हमको अपने किए का सही मुआवजा मिले तो हम कोई काम करेंगे, कोई परिश्रम करेंगे। लेकिन वो साधारण व्यक्ति अपने कर्मों से उन्होंने दिखाया, अपने परिश्रम से, कि एक साधारण व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत से भी शिखर पर पहुंच सकता है जहां पे वो पहुंचना चाहता है अपने गोल तक। इसका वो उदाहरण है। और कह रहे हैं कि विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। ठीक है ना। कह रहे हैं कि हाँ, कूट कूट कर भरी हुई थी। आत्म प्रशंसा से वे कोसों दूर थे और खुद की प्रशंसा करने से वे बहुत दूर थे। वो अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते थे। ठीक है। और किंतु प्रशंसनीय की प्रशंसा करने में वे पीछे नहीं हटते थे। और अगर किसी की बड़ाई करनी है तो वो उसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटते थे, बड़ाई करते थे। आज के ज़माने में लोग कहते हैं अपनी बड़ाई खुद ना करें तो कोई और थोड़ी करेगा। खुद की बड़ाई खुद करते हैं, तो ये चीज़ वो नहीं करते थे। वे अपने छोटे भाई रूप सिंह की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने से श्रेष्ठ खिलाड़ी बताया करते थे। वे भारतीय हॉकी की पहचान थे, इसलिए उनकी प्रशंसा करते हुए किसी ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा है। और वो हॉकी खिलाड़ी के खेल के जो है कि उनको श्रेष्ठ खिलाड़ी बताया गया है और हॉकी का जादूगर भी कहा है किसी ने हॉकी का भगवान बताया। वे सचमुच प्रत्येक प्रशंसा के सच्चे अधिकारी थे और सच में कहा जा सकता है कि वो हर प्रशंसा के सच्चे अधिकारी थे। जो उनकी बड़ाई की जा रही है उसके वो सच्चे अधिकारी थे। उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल के द्वारा विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ाया और उन्होंने अपने एक अच्छे खेल के कारण उसके द्वारा जो है कि विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ाया।